कॉपी में लिखना, मैंने बहुत रफ लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग को लास्ट मोमेंट पे लिखना था, तो मैंने बहुत रफ लिखा था नोट्स को। तो इसको प्रॉपर एक कॉपी में लिख देना, हो जाएगा। ठीक है। अभी जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल्स क्या है, अगर जानना है तो हमें नीचे जानना पड़ेगा, जाने से पता चल जाएगा। देखो ये पॉइंट पे सुन लो क्या है। जेंडर इनइक्वालिटी इन इज फाउंड इन एवरीवेयर इन सोसाइटी। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है ना, ये सोसाइटी में हर जगह मिल जाता है। जेंडर इन टर्म्स ऑफ प्लेस, अगर बोलते हैं ना रोल प्ले जैसा, तो जेंडर भी एक चीज़ है जो हमारे अंदर रह के ही प्ले हो रहा है और जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि हो गया हमारे सेक्स में, जेंडर में, जेंडर रोल्स में, एट्सेट्रा में। ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट प्ले सिग्निफिकेंट पार्ट व्हेन स्पीकिंग ऑफ डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर मैं जब भी हम लोग काम करने जाए, कि मैं बोलूँ कि हम लोग काम करने जा रहे हैं, मेल और फीमेल है, हम लोग बाहर जैसे ही निकलते हैं, जब भी हम कोई सिचुएशंस को एनकाउंटर करते हैं, मतलब उसमें जाते हैं, वो मेल हो फीमेल हो, दोनों डिफरेंट वे से जज किया जाता है। दोनों को, दोनों के एक्टिविटी को, दोनों के परफॉर्मेंस को डिफरेंट वे से जज किया जाता है। उनके रोल्स डिफरेंट होते हैं, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, जेंडर के अकॉर्डिंग और भी उनको डोमिनेट और एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो जैसे फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया जा रहा है, सेक्स बायोलॉजिकली डिफरेंट ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट करता है कि आप मेल है या फीमेल है, मतलब आपके ऑर्गन के बेसिस पे, जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके बेसिस पे। और ये कब से रहता है आपके साथ, बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ। ओके, बाय बर्थ बोला गया, याद रखो, बाय बर्थ। बाय बर्थ याद रखना, सीटेट के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे जेंडर से। ठीक है, आपको जेंडर के बेसिस पे ही पेडागोजी को ऐड करके क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, बट जेंडर कैसे फॉर्म होता है ना, जेंडर इज सोशियली लर्न्ड बिहेवियर। सोसाइटी आपको सिखाता है, समाज में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें जो जेंडर से संबंधित जितने भी रोल्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, अटैच टू द सेक्सेस बोले जाते हैं, बिकॉज जेंडर किस पे डिपेंड करेगा, सेक्स के ऊपर। ये दोनों थिंग्स अलग अलग हैं बट रिलेटेड है। हमारे बॉडी के पार्ट्स को देख के ही हमारा सेक्स डिसाइड होता है और उसी सेक्स के ऊपर हमें जेंडर रोल्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, और नॉट गिवन एट बर्थ, मैंने पहले भी बोला था, हम बचपन में जब जन्म होते हैं तो हमें सब कोई बाबू बेबी ऐसे ही बोलता है, बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको उस अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले दिए जाते हैं। जस्ट लाइक सोसाइटी और कल्चर में आप कैसे लर्न कर रहे हो, उस चीज़ को सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये आपका हो गया छोटा सा इनइक्वालिटी का पैराग्राफ। इतना डायग्राम भी वैसा ही ड्रॉ किया गया, ना कोई मीनिंग देना है ना कोई डेफिनेशन देना है, आपको बस आगे चलना है अभी कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है, लिख दिया अभी। अब हमें मेंशन करना है कि जेंडर इनइक्वालिटी सिनेरियो इन स्कूल्स ऑफ इंडिया। बहुत बच्चों का रहता है कि मैम एग्ज़ाम में अगर इक्वालिटी आ जाए तो क्या हम इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, बट उसका बेस अलग होता है। इनइक्वालिटी को लिख के फिर इक्वालिटी कैसे लाया जाए, उसके लिए प्रोविजंस, एक्ट्स, सब कुछ लिखने पड़ेंगे, तब जाके वो आंसर सही रहेगा उस क्वेश्चन के लिए। समझ आया। सो जेंडर इनइक्वालिटी सिनेरियो इन स्कूल्स ऑफ इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन, मतलब पूरा अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू हमारा हो गया जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये सब जान गए। इनइक्वालिटी का थोड़ा सा हमने मेंशन किया। मैं अभी बोल रही थी, सपोज ये क्वेश्चन आता है तो 3 तरीके से आने से भी सेम आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन में जेंडर इनइक्वालिटी ना लिख के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिख दे तो सेम आंसर है। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना लिख के जेंडर बायसनेस लिख दे तो सेम आंसर है, और जेंडर स्टीरियोटाइप लिख दे तो सेम आंसर है। आप वर्ड सारे प्लीज़ कॉपी में लिख के रखें ताकि क्वेश्चंस अगर गूगली में आए कभी भी
तो आपको पता रहे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिपेंसी भी बोलते हैं, या फिर जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टेरियोटाइप्स। इतने वर्ड्स हैं जो कि सेम चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है, शो करते हैं। अभी देखो जेंडर इनइक्वालिटी सिनेरियो क्या है स्कूल्स के रिलेटेड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन, अगर मैं वर्ल्ड का पूरा इलिटरेट पॉपुलेशन देख लूँ ना कितने पॉपुलेशन में है, तो 30% ऑफ द पॉपुलेशन काउंट्स फॉर इलिटरेट। अगर मैं पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन चेक कर लूँ तो बोला गया 30% पॉपुलेशन अभी तक अशिक्षित है। इन इंडिया 70% आउट ऑफ विच आर वुमेन, मतलब 30% टोटल पॉपुलेशन का 30% इलिटरेट है, उसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी होंगे। तो उनमें से काउंट किया गया कि उनमें से 70% फीमेल है, 70% फीमेल है। नॉर्मली ट्रांसजेंडर्स को काउंट में नहीं लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जब भी बुक लिखा जाता है ना प्रॉपरली लिया नहीं गया है। अगर हम लोग काउंट करें तो फीमेल्स प्लस ट्रांसजेंडर ये मिलके होते हैं 70%, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, आपको पता होगा 2001 के बाद 2011 में सेंसस हुआ है। सो 2001 का सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग वुमेन कंस्टिट्यूट 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। समझ आया, टोटल पॉपुलेशन का स्टिल नाउ ऑल्सो दैट इज अ 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अगर टोटल पॉपुलेशन को आप 100% पकड़ते हो, आउट ऑफ दैट 48% इज फीमेल, ओके, ऑक्युपाइड बाय फीमेल। अब इनमें से 46%, मतलब ये जो 48% है, इस 48% से अगर काउंट कर लो, इसको इक्वल्स टू कर लो 100 में कन्वर्ट कर लो, कुछ एक अमाउंट आ जाए, तो उनमें से 46% आपके क्या है, स्टिल इलिटरेट है। आप बोलोगे 48 से 46 गया, 2% लिटरेट, बाकी सारे इलिटरेट। नो, 48 को फिर से काउंटिंग करना, होल पकड़ना 100% के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस 100% से 46%, मतलब आपके पास 100 रुपये थे, उस 100 रुपये के 48% आपके पास अभी प्रेजेंट है, बाकी खर्च हो गए, सोच लिया। अभी ये 48 जो परसेंट है, इनका 46%, इनका 46%, ठीक है, इनसे माइनस नहीं करना है। 48 का 46% इलिटरेट प्रेजेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब क्या है, भेदभाव करके अलग कर देना, दो ग्रुप में विभक्त कर देना। एंड डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस विथ एक्सेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूल जाते हैं बच्चे, उसके साथ ही स्टार्ट होता है जितना भी प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। 2003 में जीपीआई, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स बना 2003 में, उसका रिपोर्ट आया। प्राइमरी लेवल में 0.9% दिया गया है एक रिपोर्ट में, जहाँ पे बच्चे प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं। ये जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एल सेकेंडरी मतलब लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, तो ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है। तो 0.9% जो बच्चे थे वो एजुकेशन में जाते थे प्राइमरी लेवल में, और वहाँ पे ही हम बोल सकते हैं 2005 to 6 में ये थोड़ा सा बढ़ गया, 0.92 हो गया। अपर प्राइमरी लेवल में ये कितना था, 0.8% था, एंड 2005 to 6 में 0.84% हो गया। लोअर सेकेंडरी लेवल में ये आपका 0.73% है, अपर सेकेंडरी लेवल में 0.67% है। तो ये रेंज अभी फ़िलहाल के लिए बहुत चेंज आया है, क्योंकि ये 2005 to 6 का है, लगभग 20 साल पहले का रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन था। क्या हम क्लियर है बच्चे, एजुकेशन ले रहे हैं उस बेसिस पे, लिटरेट कितने इलिटरेट कितने उस बेसिस पे, ठीक है। अब चलो, एस मेरोत्रा, नॉट मल्होत्रा, मेरोत्रा बोल रही हूँ, ठीक है, नाम अच्छे से देखना, MEHROTRA, मेरोत्रा, ठीक है, मल्होत्रा नहीं है। 2006 में उन्होंने एक नोट्स लिखा, लो लेवल ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। उन्होंने क्यों बोला, सुनो ये अच्छे से।
लो लेवल्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, क्यों गर्ल्स एजुकेशन लो लेवल का क्यों है? ड्यू टू सोशल डिस्पैरिटी, ये जो सामाजिक भेदभाव है जिसके वजह से मेल एंड फीमेल को अलग कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन, ओनली बॉयज आर एबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, उसके वजह से सिर्फ लड़के एजुकेशन ले सकते थे, लड़कियां नहीं। द लो लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो अफेक्ट देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन, जितना आपका एजुकेशन खराब रहेगा ना, आपको आइडिया नहीं रहेगा, उतना ही हम अपने हेल्थ को केयर नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये इश्यूज बढ़ते गया और उस टाइम पे आया कि अर्ली मैरिज जो चल रहा था, धीरे धीरे रूरल एरियाज़ में स्टिल नाउ अर्ली मैरिज है, 17-18 होते होते मैरिज हो जाता है बहुत ही कम एज में, जिसके वजह से मतलब होता है कि एबॉर्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बार बार एबॉर्शन करने की वजह से लड़कियों के डेथ भी हो जाते हैं। ये सारा वहाँ पे रीज़न था। तो वो रिपोर्ट बना है, सबमिट हुआ है, अपलोड हुआ है, जो भी बोलो, वो 2006 में हुआ है, बट रिपोर्ट है मतलब लास्ट जो आपके सेंचुरीज़ का पीरियड था, जो 1960 से लेके 2000 तक का पीरियड है, उस पीरियड का ये इंफॉर्मेशंस है। So, in case of India, he also noticed that illiterate women are having low BMI. BMI जानते हैं? Body Mass Index. So, बोला गया ये जो पर्सन थे, मेरोत्रा थे, उन्होंने ये भी नोटिस किया अशिक्षित जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं और नारी हैं, वो बहुत ही कम बॉडी मास इंडेक्स रखती हैं, मतलब बॉडी का वेट भी कम रहेगा, हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं होगा, बहुत ही पतले दुबले होंगे, खाना खाने को नहीं मिल रहा है, ब्लड का कमी है, ऐसा इश्यूज़ हुआ। और धीरे धीरे सबको जब टेस्ट किया गया उस टाइम पे एनीमिया का रिपोर्ट बहुत देखने को मिल गया। एनीमिया ड्यू टू हायर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट, अगर आपके बॉडी में ब्लड का कमी बहुत ज़्यादा है या फिर कहीं पे कट जाता और ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड सिकलिंग जैसा दिखेंगे, ऐसा सिकलिंग जैसा दिखता है, ठीक है, तो इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। और वहाँ पे आयरन कंटेंट ना होने के वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, ठीक है, और उससे लो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जैसे कि आप बहुत ही पतले दुबले रहेंगे, जितना खाना खा लो फिर भी नहीं होगा, अगर प्रॉपर केयर लेते हैं तभी जाके ठीक रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर आएंगे। कॉजेस क्या है, क्यों हम थिंक कर रहे हैं, वी थिंक जेंडर इनइक्वालिटीज़ इंटेंसिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत गहराई के साथ नंबर्स में बढ़ गया, विथ पॉवर्टी, गरीबी जैसे हुआ तो पॉवर्टी के साथ बढ़ गया, कास्ट इनइक्वालिटीज़, जैसे कास्टिज्म को लेके भेदभाव होते हैं, तो कभी कभी ना इतना ज़्यादा झगड़े दंगे बढ़ जाते हैं कि पूरा खाना पीना बंद हो जाता है बहुत दिनों के लिए, क्यों झगड़े हो गए हैं। जियोग्राफिकल लोकेशंस, अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं जहाँ पे खाने को सुविधा नहीं है, काम का सुविधा नहीं है, ऐसा या बट हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर जेंडर डिफ्रेंशिएटेड आइडियोलॉजीज कट अक्रॉस ऑल सोशल ग्रुप्स, ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ लोअर क्लास में या अपर क्लास में ऐसा इशू नहीं है, ऑल जितने भी कास्ट हैं सब में ये इश्यूज देखने को मिलता है, ऑल सोशल ग्रुप्स में। एक्सप्लेनिंग वाई गर्ल्स लैग बिहाइंड द बॉयज़, और एक्सप्लेन किया गया है क्यों पुरुषों के पीछे महिलाएं हैं इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन, कैसे वो एक्सेस नहीं कर पा रहे एजुकेशन को। ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, क्या होता है इश्यूज, मैं फटाफट बोलती हूँ। कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेक्शुअल हैरेसमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स है, ड्रॉपिंग आउट है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिंग डोमेस्टिक वाटर, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चे बड़े हुए स्कूल बंद कर दो और उनको छोड़ दो, तो पानी का सुविधा नहीं है, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, सुना भी होगा, जैसे राजस्थान में अभी तक भी है, चल रहा है। तो बच्चे अगर पानी लाने जाएंगे, स्पेशली लड़कियां घर के कामों में हाथ बटाएंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कब। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर सिक्योरिंग डोमेस्टिक वाटर, घर के व्यवहार के लिए पानी रखना, कलेक्शन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे जालेनी बोलते हैं, या फिर जैसे हो गए लकड़ी
लकड़ी के इस्तेमाल होके खाना बनता है तो लकड़ियों को कलेक्ट करना, और ये सारे चीज़ों की वजह से फीमेल एजुकेशन रुक गया बहुत जगह पे गाँव में। फिर आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। ड्यू टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वायलेंस, women and girls are not safe in public places also. They are not safe. Thus, parents are not able to send their daughters to schools or secondary levels or university level, especially when the schools are present far away from the home. घर से जब बहुत दूर स्कूल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो बच्चों को वहाँ पे हम कैसे भेज सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स को कैसे भेज सकते हैं, इतने दूर में अगर स्कूल्स रहेगा, छोटे बच्चों को नहीं भेज सकते ना, तो हमें पास स्कूल चाहिए था बहुत दूर होने के कारण से, और अब्यूज़मेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस वजह से इश्यूज़ आए। तो बच्चों को हम सेल्फ डिफेंस ना ही सिखा पाए, ना ही हम स्कूल्स प्रॉपर भेज पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कूल्स अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स क्या है। धीरे धीरे आपको क्या लगता है, स्कूल्स का नंबर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? ऑब्वियस है बढ़ना चाहिए, जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। एक्सेस स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं, बट जितने स्कूल्स हैं वहाँ पे अगर हमें ड्रॉपिंग आउट रेट को बचाना है तो याद रखना सिर्फ स्कूल्स बना देना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, स्कूल्स में प्रॉपर टीचर और मतलब करप्शन फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे कुछ हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फ्रॉम बिफोर 7th सर्वे, ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे होता है, ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे को हम लोग दैट इज AIES बोलते हैं, ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्विसेज या सर्वे बोल सकते हो। तो ये सर्वे जो 7वां नंबर का सर्वे था वो मेंशन करता है 14.19% इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, नंबर बढ़ा दिया गया, स्कूल्स बहुत जगह पे बना दिया गया। एंड 51% सेकेंडरी स्कूल्स, सेकंड करके डॉट दिया गया, सेकेंडरी स्कूल्स। ऑल इंडिया जो एजुकेशनल सर्वे है, ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वेज है 2003 में जब हुआ, आउट ऑफ टोटल हैबिटेशन, जितना भी आपका हैबिटेशन है जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उसका देखो काउंटिंग में लाना, 12,31,391, मतलब ये 13%, इतना जो पॉपुलेशन है उसका 13% क्या होता है, लैक प्राइमरी स्कूल्स विद इन 1 किलोमीटर रेडियस। 1 किलोमीटर के अंदर, अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर स्कूल्स प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों को स्कूल्स जाने हम नहीं दे सकते, छोटे बच्चों को स्पेशली। एंड 22% लैक अपर प्राइमरी स्कूल्स, वो नहीं जा पाते क्योंकि 3 किलोमीटर्स के अंदर स्कूल्स नहीं है, तो प्राइमरी स्कूल्स 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और आपके अपर प्राइमरी स्कूल्स अगर हार्डली टू हार्डली 3 किलोमीटर अंदर में होना चाहिए, 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में होना चाहिए। मैनी ऑफ दिस, ये जो हैबिटेशंस हैं जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, वो थे STSCs ग्रुप। सो हम लोग एबिलिटी ऑफ स्कूल्स कर रहे हैं, जो झारखंड एरिया में अभी एग्जाम्पल देंगे। इन झारखंड ST का रेट क्या है, बहुत ही हाई है। ST शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रन इन 23% ऑफ हैबिटेशन, पूरा जितना हैबिटेशन है उसका 23% वेर अनेबल टू एक्सेस प्राइमरी स्कूल्स, 1 किलोमीटर रेडियस में नहीं है तो वो नहीं जा पा रहे। वाइल 39% ऑफ द हैबिटेशन अपर प्राइमरी स्कूल्स नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज 3 किलोमीटर के अंदर नहीं है। टू एड्रेस द डिमांड ऑफ पुअर पीपल, ये जो बच्चों को इश्यूज हो रहे हैं, जितने भी गरीब बच्चे हैं, गरीब फैमिली से हैं, तो उनको जैसे स्कूल्स मिल सके इसलिए क्या ओपन हुआ, मतलब हो रहा है 14,000 ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर, इसको बोलते हैं ASC ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर्स। ऑल इंडिया एजुकेशनल स्कीम के अकॉर्डिंग 14,000 ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर्स ओपन हुए, एंड दीज आर सिंगल टीचर स्कूल्स। कैसे स्कूल्स हैं, सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, विदाउट बिल्डिंग, टीचर्स इन द स्कूल लैक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हमने 14,000 स्कूल बना दिए, बट हमारा बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास ज़्यादा टीचर्स नहीं है, एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं,
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है टीचर्स के पास। अभी भी आप लोग बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाओ, बहुत ऐसे टीचर्स रहेंगे जिनके पास बीएड ट्रेनिंग तक नहीं होगा प्रॉपर वे में, या बैक लगा होगा, ऐसा है। वो बच्चे विदाउट सर्टिफिकेट में भी करप्शन करके आ जाते हैं सेंटर्स में काम करने के लिए। तो ऐसे इश्यूज रहेगा तो वो टीचर्स क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर बच्चों को हमें अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे ज्ञान देना है, तो आप क्या थिंक करते हैं कि किस रेंज के टीचर्स होने चाहिए क्लासरूम्स में? कि हम लोग क्या आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ही थर्ड क्लास वाले बच्चे आएंगे, थर्ड क्लास मतलब थर्ड डिवीज़न वाले बच्चे आते हैं और वो लोग पढ़ाने जाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो amount of knowledge. They are not able to speak fluently one line English properly. ठीक है, इवन वो कोई चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं पाते, एक मीटिंग में अच्छे से प्रॉपरली बोल नहीं पाते, एप्लीकेशन लिख नहीं पाते। इतना इश्यूज आप लोगों ने अगर चेक करना है तो कोई भी वेबसाइट में अभी भी चेक कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन एवरी स्टेट। सो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, तो उसके वजह से ड्रॉप आउट रेट मगर बढ़ेगा। याद रखना, हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में सारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हमारे घर पे 2 बच्चे हैं, जितना रेंज बढ़ते जा रहा है, पैसा अमाउंट वो लोग लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग बच्चों को भेज नहीं पाते, जिसके वजह से उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना पड़ता है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स का प्रोफेशनल जो पॉइंट्स है उसमें वो कमी आता है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट लिखा गया कि these are single teacher schools without बिल्डिंग भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, टीचर इन द स्कूल्स लैक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, बीएड ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग है तो परसेंटेज नहीं है, नॉलेज कम है, ऐसे लोग पढ़ा रहे। और जब नॉलेज कम होगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं या चिल्लाते हैं। दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल स्टूडेंट्स, दे डोंट नो हाउ टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स, they don't even understand how students act immaturely or just like act abnormally because of their बोल सकते हो कि स्पेशल नीड्स। कुछ बच्चों का होता है जैसे उनको लैक ऑफ विजन आते, पढ़ते पढ़ते कभी भी आंखों में इशू आ सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हम लोग नहीं जानते और नहीं पढ़ेगा पीटना शुरू करते, तो दैट इज़ द लैक ऑफ नॉलेज हमारा। ठीक है, so many other states also do some to accommodate education largely। अच्छा, अभी के टाइम पे बहुत काम किया जा रहा है इसको, जैसे इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके विद प्रॉपर प्रोफेशनल्स। बहुत कुछ बोला गया है, चेंजेस आएगा, चेंजेस आने के चांसेस बहुत रेयर है, आ सकता है नहीं भी, बट अगर चाहो तो, अगर चाहते हो कि फ्यूचर में आपके ही बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े, तो अपना नॉलेज को आगे बढ़ाना सीखिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम को अगर एक्सपांड करना है, एक्सपांसन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम्स को बढ़ाना चाहती हूँ, स्कूल्स को बढ़ाना चाहती हूँ, तो बच्चों के लिए अगर स्कूल्स बना रहे हो तो वॉकिंग डिस्टेंस में स्कूल्स बनाइए। वॉकिंग डिस्टेंस बच्चा जैसे जा सके, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड्स, बिकॉज उनके पेरेंट्स वरना दूर डिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना बंद हो जाता है क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। बहुत ही कम लोगों को छोड़ा जाता है कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं, अब्यूजमेंट सुनने को मिलते हैं। तो ये प्राइमरी से ही स्टार्ट हो रहा है और अपर तक बहुत ही हाई होते जाता है। चलो, ड्रॉपिंग आउट रेट क्या है वो देखो। फ्रॉम द एविडेंसेस और एविडेंस ऑफ द 61st राउंड एनएसएस, ठीक है, एनएसएस स्कीम आया था। इस एनएसएस स्कीम की वजह से क्या हुआ, हम चेक कर रहे थे कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर ड्रॉपिंग आउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन लिए बिना, एलिमेंट्री एजुकेशन लिए बिना बच्चा स्कूल छोड़ रहा है। रीज़न क्या है, डिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत डिस्टेंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल्स प्रेजेंट हैं। 40% अर्बन एंड रूरल मेल बोला गया मतलब बॉय, 10 से 14 साल का एज ग्रुप का बच्चा है, हैड लेफ्ट स्कूल ड्यू टू इनकम। ऐसा इश्यूज आते हैं, गांव में भी है और शहर में भी है, कि उनके घर पे
परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। ये बस ST SC के लिए नहीं बोल रही हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में भी आता है। आज आपका सिचुएशन अलग है, कल कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग किसी को भी दोष नहीं दे सकते, ठीक है। अब प्रॉब्लम होता है जब भी हम लोग ऐसे परिस्थिति में आ जाए, तो कुछ बच्चे जैसे अनाथ हो जाते हैं, कुछ बच्चे जैसे किडनैप्ड हो जाते हैं, तो वो बच्चों का ड्रॉपिंग आउट रेट ऑब्वियस बढ़ेगा, क्योंकि उनको नौकर चाकर बना के रखा जाता है। तो ये होता है कि इनकम सोर्स के वजह से भी बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं जिनका एज है 10 से 14 साल, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे है 11% रूरल एंड 17% अर्बन फीमेल। रूरल मतलब गांव एरिया में, और अर्बन फीमेल 70%। आप बोलोगे मैम गांव एरिया में तो ज़्यादा लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, आपने शहर का लिखा है, बट पता है शहर में ही सबसे ज़्यादा लड़कियां बदमाश हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा। क्यों, क्या पता? ये रीज़न है क्योंकि दे आर वेरी मॉडर्न, एंड बीइंग मॉडर्न they also try to behave like a adult person, not a small children, and they are not able to go to school properly, not attend the school properly। तो ऐसा ड्रॉपिंग आउट रेट बढ़ते जाता है। गांव में क्या होता है कि आइदर घर के इश्यूज की वजह से ही वो स्कूल छोड़ेंगे, ठीक है। गांव में अलग पॉइंट है, वो लोग कोई भी चीज़ों को देखे, बहुत पैसा है, मैच्योर हो रहे, स्कूल छोड़ दिए, ऐसा भी हो रहे। तो ये रीज़न एक दिया गया। फिर अबाउट 20% मेल एंड फीमेल हैड ड्रॉप आउट ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। इतना है, अगर एक इंसान एजुकेटेड है, नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, अगर आपको कोई और काम नहीं आता तब भी आप भूखे नहीं मरोगे। एजुकेशन इज़ योर प्राइम राइट, एक इम्पॉर्टेंट राइट है, फ्रीडम है आपके लिए। सो फॉर दिस you are able to make all the sense of knowledge। हर एक चीज़ का नॉलेज रख सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, एटलीस्ट अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर कुछ भी ना हो, अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हो, जो कि कौन सा मेडिसिन खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा खाने में क्या है, एटलीस्ट हम इतना नॉलेज रख सकते हैं ताकि हमें इश्यूज़ ना हो। और ये एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन बोला जा रहा है, जिस वजह से क्या होता है, अगर हम अशिक्षित पूरा रह जाएं, हमें कुछ भी पढ़ना ना आए, तो कभी कभी होता है ना, हमारा फ़ायदा लिया जाता है। तो इस वजह से बोला गया, ना कि बोल रहा अपर लेवल तक बहुत पढ़ना, ये प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है। दिस द पॉइंट जो स्कूल्स में इनइक्वालिटीज़ पहले होता है। ये स्कूल वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ क्या? हम ओके। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है, दैट इज़ द करिकुलम। पहला याद रखो कि ये करिकुलम टेक्स्ट बुक एक साथ है प्रेजेंट। सो हम क्या मेंशन करें, दैट इज नंबर 1 पाथ्स टू इक्वालिटी। अगर मुझे चेंजेस लाना है, अगर मुझे सोसाइटी में चेंजेस लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रांसफॉर्म, जैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने, चेंजेस लाने ना, परिवर्तन लाना है, तो हम परिवर्तन लाएंगे स्कूल में। ट्रांसफॉर्म स्कूल इनटू ए जेंडर न्यूट्रल प्लेस। हमें जेंडर को लेके कोई इशू ना हो, ऐसे प्लेस में कन्वर्ट करना है। मतलब हमारा क्या होता है, स्कूल्स में भी भेदभाव होते हैं, टीचर्स जब होते हैं टॉर्चर करते हैं या अब्यूज़ करते हैं। आजकल मेल फीमेल को भी, मतलब गर्ल एंड बॉय दोनों को टॉर्चर किया जाता है कोई ना कोई रीज़न से। तो उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं अगर स्कूल्स को हम जेंडर न्यूट्रल प्लेस बना दें। अगर स्कूल को हम जेंडर न्यूट्रल प्लेस बना दें, मतलब जेंडर को लेके कहीं पे इशू ही नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ कि हम लोग सारे एंटिटी हैं, वी आर एंटिटी और इंडिविजुअल्स, वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो ना ये जो प्रॉब्लम है जेंडर को लेके या जो भेदभाव होता है, यस मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस क्लियर है कि नहीं अदर बच्चों को? ओके, मैम नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, अब तो नहीं बोलो नॉट क्लियर, बिकॉज ऑलरेडी मैं चेंज कर चुकी हूँ। वॉइस लैग हो रहा है मैम। उसका और कुछ नहीं कर सकते, दिस डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्शन। आ रहा है अब? नाउ इट्स ओके, इट्स ओके नाउ। सम टाइम ओके। ओके चलेगा, रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लेना उसमें। ओके सुन लो फिर से। ट्रांसफॉर्म स्कूल इनटू ए जेंडर न्यूट्रल प्लेस।
सो हमें प्लेस ऐसा बनाना है जहाँ पे जेंडर को लेके कोई इशू ना हो. देयर इज नो इशू विद द जेंडर. ओके. ट्रीट इक्वली, बिलीव इक्वली, और जस्ट लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं ना, क्वेट स्कूल में पढ़ते हैं, सो मेल एंड फीमेल और गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ बिठाना. ओके. नंबर 2, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एनी इवेंट और फंक्शन और एक्टिविटीज. स्कूल्स में कितने भी फंक्शंस हो, ऐसा कहीं पे भेदभाव होता है कि नहीं बताओ, जहाँ पे स्कूल्स में बोले जाते हैं क्रिकेट इज़ ओनली फॉर द बॉयज़, नॉट फॉर द गर्ल्स. Nowadays also cricket is not for the girls in school areas. Schools में अभी तक क्रिकेट को नहीं दिया गया है. हॉकी इज़ फॉर एवरीवन. ऐसा स्पोर्ट है जो सबके लिए है, खेल सकते हैं, ऐसा बोला गया. बट क्रिकेट अभी तक गर्ल्स के लिए हुआ नहीं है स्कूल्स एरियाज़ में. तो ये एक छोटे छोटे से जो जेंडर इश्यूज हो रहे हैं ना, गेम्स को लेके, पढ़ाई को लेके, कोई भी इवेंट्स को लेके, जहाँ पर ड्रामा में रोल प्ले करना रहता है, सिंगिंग करना रहता है, वो सब में इश्यूज हैं, तो वो सबको इक्वलाइजेशन करना. थर्ड पॉइंट जो हम लोग काम करेंगे, एक तो है कि चेंज बिहेवियर, ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली बोल दिया था. थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट हैज़ ए रोल, मेक टीचिंग एंड लर्निंग मैथड्स फ्री ऑफ जेंडर बायसेस. अच्छा, मुझे ऐसा बताइए, आप लोगों को अभी तक जितने मेथड्स पढ़ाए गए हैं, दैट इज़ अ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन और स्टोरी टेलिंग मेथड और एक्सप्लेनेशंस मेथड और एवरी टाइप ऑफ जो भी मेथड्स आपने पढ़ा है, विधि आपने पढ़ा है, क्या कहीं पे भी जेंडर इशू को दिखाया गया है? ऐसा कोई मेथड है कि जेंडर को लिंक्ड अप करे? नो. सो हमें टीचिंग में और लर्निंग मेथड्स में जेंडर बायस को नहीं लाना है. नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन करिकुलम. करिकुलम में चेंजेस. अच्छा, मैं करिकुलम में चेंजेस लाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जल्दी बताना. एनीवन, हम क्या कर सकते हैं अगर मैं जेंडर में चाहती हूँ कि चेंजेस आए, तो करिकुलम में मैं चेंज क्या लेके आऊँ? जेंडर को न्यूट्रल करना है तो करिकुलम में क्या चेंज लेके आए? जल्दी से, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यूज में भी. बोलो बोलो बोलो, एनीवन. What you will do in the classroom or any type of textbook preparation or in curriculum to make the gender neutral? बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? एनीवन, किसी को भी आइडिया है? मैं हिंट देती हूँ. टेक्स्ट बुक क्या करें, टेक्स्ट बुक में क्या डाले जैसे जेंडर इश्यूज थोड़ा सा रिमूव हो जाए? स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. अभी हिंट भी दे दिया, तो स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ओनली मेल का दे या फीमेल का भी दे? बोथ. वेरी गुड, बोथ का देना है, तभी जाके एजुकेशन सिस्टम में आप कुछ चेंजेस लेके आ सकते हो. अगर कुछ चेंजेस लेके आना है, सो हमें बोथ पर्सनालिटीज़ का, जो भी आपके फीमेल पर्सनालिटीज़ और फ्रीडम फाइटर्स हैं जो मूवमेंट्स में हेल्प किए हैं, और जो मेल वाले हैं, दोनों को एजुकेशन सिस्टम्स में डालना पड़ेगा इन एवरी फील्ड. लॉ मेकिंग में और डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने के लिए बोर्ड मेंबर्स में, और एनी अदर जो भी चीज़ें हैं. चलो, अभी चेंज इन पेडागोजी. पेडागोजी को ऑलवेज क्या बोला गया? अच्छा, टीचर्स आर जेंडर्ड पर्सन और जेंडरलेस पर्सन. टीचर्स आर जेंडर्ड पर्सन और जेंडरलेस पर्सन. वेरी गुड. टीचर्स आर जेंडरलेस पर्सन. टीचर जब भी जाता है तो उनको बस टीचर बोला जाएगा, ना कि हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे ही और शी. हम लोग बोलेंगे टीचर आ रहे पढ़ाने के लिए. टीचर मेल है फीमेल है हमें नहीं जानना है, वो कैसे पढ़ा रहे इतना ही मैटर करना चाहिए, और वो पेडागोजी में चेंजेस ला के आएंगे. मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस होगा जो दोनों को ही कंफर्टेबली समझ आएगा, इस टाइप का एक्सप्लेनेशंस होगा जो दोनों को ही समझ आएगा. एंड जेंडर प्ले इन स्कूल, जेंडर का रोल अगर दूर करना है ना जेंडर के इश्यूज़ को, तो हमें मेंस्ट्रुअल जो पॉइंट्स रहते हैं जिसके वजह से बहुत इश्यूज़ बढ़ते हैं, या सेक्सुअल ऑर्गन्स को लेके पढ़ाना रहता है तब इश्यूज़ बढ़ते हैं, उसको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा. अगर उसको हम नॉर्मलाइजेशन कर दें तो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे. ओके, एक अभी पॉइंट आता है टेक्स्ट बुक. पता है टेक्स्ट बुक? अच्छा, टेक्स्ट बुक कौन लिखेगा?
written by the urban educated middle class professionals. ठीक है, नॉर्मली टेक्स्ट बुक कितने लोग लिखेंगे ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, बट कौन लिखता है जेन्युइन अगर पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो आपके जो स्कूल में यूज़ होता है वो टेक्स्ट बुक कौन लिखता है ये मेंशन किया जाता है. ये मेंशन है अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स. ठीक है, प्रोफेशनल्स वो कैसे लिखेंगे? इन ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको सब पढ़ सके, सब समझ सके, ऐसा. फॉर चिल्ड्रन इन द रूरल एरियाज, गांव के एरिया के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैटर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक एलियन लैंग्वेज. हम लोग अगर ना बहुत ही हार्ड इंग्लिश को यूज़ कर दे बचपन से ही तो गांव के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि ये एलियन लैंग्वेज है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं इंग्लिश में और अदर लैंग्वेज में जो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगे. ठीक है, और देयर इज ए स्ट्रॉन्ग जेंडर बायस इन द करिकुलम, और जेंडर बायसनेस भरा पड़ा रहता है करिकुलम में बहुत ज़्यादा. मोस्ट ऑफन बॉयज आर पोर्ट्रेड एज करेजियस. बॉयज कैसे हैं? जैसे बोलते हैं ना बहुत ही पावरफुल करेजियस पर्सन है, होल्डिंग हाई प्रेस्टीज जॉब्स. मतलब ऐसे माना गया है कि सोसाइटी में गर्ल्स अगर जॉब ना करे तो भी चलेगा, बट बॉयज़ को जॉब करना अनिवार्य है, और वो भी प्रेस्टिजियस जॉब चाहिए, ऑलवेज उनका नाम होना चाहिए. एक तरह से देखा जाए ना तो उनको भी पसंद आता है यही चीज़, वो भी इसी चीज़ को टारगेट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी. और प्लस अगर बाई चांस अगर उनको मिल गया तो वो बहुत ही ज़्यादा उसी को मेंटेन करने में लग जाते हैं. इन अदर पॉइंट गर्ल्स भी उसी के पीछे भागते हैं, है ना, कि गर्ल्स के फैमिलीज वाले भी वही पॉइंट करते हैं. तो ये एक चला आ रहा है, ट्रेडिशंस वाइज चला आ रहा है, इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में कोई नहीं देख रहा है, बायसनेस को करिकुलम के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं और पोर्ट्रेट किया जा रहा है बॉयज़ को जैसे वो करेजियस है, होल्डिंग हाई प्रेस्टिजियस जॉब, और उनका इंटरेस्ट रहता है जैसे आपके टेक्नोलॉजी एंड साइंस सब्जेक्ट में. और ऑन द अदर हैंड अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि गर्ल्स कैसे हैं ना, गर्ल्स वीक होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अब्यूज़मेंट किया जाता है. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये बैरियर बन के खड़े हैं किताब बनाने में. किताब जब बनता है ना तो ये सब बैरियर बन जाते हैं, और इसी चीज़ को जब स्कूल्स में दिए जाते हैं तो बच्चों को यही समझ में आता है और ये इशू बन के खड़ा हो जाता है. अच्छा, अभी देखो भाषा कैसे प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है. लैंग्वेज मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहा है. बॉयज सेंट टू प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. नॉर्मली हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आपके घर पे अगर 2 बच्चे हैं, कौन से बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालेंगे? कौन से बच्चे को डालेंगे? जल्दी बताइए, कौन से बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे? फटाफट, क्विक. बॉयज़ को. अच्छा, गर्ल्स को क्यों नहीं डालेंगे? अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और आपके पास मिनिमम पैसा है, ज़्यादा नहीं है, आप गर्ल्स को बॉयज़ को डाल रहे हो इंग्लिश मीडियम में और गर्ल्स को डाल रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में. ये रीज़न क्या है, बोल सकते हैं कोई भी एक बच्चा? रीज़न जल्दी से. मैम क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता लड़कियों को पढ़ना. अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता. रीज़न ये है कि गर्ल्स घर नहीं चलाएंगी, मतलब घर पे इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं संभालेंगी, वो किसी और के फैमिली में जाएंगी, और जो बॉय है वो अपना नेक्स्ट जनरेशन को संभालेगा. अगर हम अभी उसके ऊपर उस पर खर्चा कर रहे हैं तो नेक्स्ट वो बड़ा होके हमें देखभाल करेगा, हमें बुढ़ापे में सहारा बनेगा. इस वजह से एक रीज़न बनता है. तो बॉयज सेंड टू प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स फॉर द पॉसिबल, हम सेंड करते हैं गर्ल्स टू अटेंड इट चीपर, और जस्ट लाइक द हम बोल सकते हैं वर्नाकुलर स्कूल्स. वर्नाकुलर मतलब घर के आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और पाठशालाएं होते हैं वहाँ पे. जैसे मुंबई में रेशियो देखने को मिला 3:1 रेशियो में इंग्लिश स्कूल्स में बॉयज़ गर्ल्स को भेजे जाते हैं. अगर 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक स्कूल में, तो 3 बच्चे होंगे मेल बॉय और एक होगी गर्ल. मतलब कंपैरिजन देखो, ठीक है. वैसे ही उर्दू स्कूल है, मतलब इंग्लिश मीडियम तो नहीं है, तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा. ये पुणे में देखने को मिला था, वैसे हर एक एरिया में है.
बॉयज़ को हम क्या बनाना चाहते हैं, सुपेरियर बनाना चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूलिंग देते हैं। गर्ल्स इन्फीरियर होती हैं ये माना गया है, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे। तो इंग्लिश स्कूल्स क्यों भेजते हैं, बिकॉज ये प्रेस्टिजियस हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं, और यहाँ पे जॉब्स भी अच्छे मिल जाएंगे। बड़ा होगा बच्चा तो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड वाला सब कुछ सीखेगा, इसलिए। अब क्या होता है ना, जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एक बार नहीं, 2 बार भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। अच्छा, बोल सकते हो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एसटी, एससी, गर्ल्स, बॉयज़ और डिज़ेबल्ड। अब बोल लो कौन से बच्चे को ट्वाइस डिस्क्रिमिनेशन और दुगना डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है, वो होते गर्ल्स विद डिज़ेबिलिटीज़। आप लोगों के माइंड में आएगा एस टी एस एस, नो, दे आर नॉट डिज़ेबल्ड, ओके, और नाउअडेज दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं, एनीवेयर कहीं पे भी नहीं उनको डिस्क्रिमिनेट। दे हैव द कोटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर वो एजुकेटेड हैं, अच्छे से थोड़ा लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो उनके लिए जॉब है, ठीक है। बट सोचो एक गर्ल है, उसके ऊपर वो डिज़ेबल्ड है, तो उसको दुगना प्रॉब्लम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन 2 बार हो गया। एक तो वो गर्ल था इसलिए सोसाइटी से उसको थोड़ा भेदभाव किया गया प्राइवेट स्कूलिंग में, उसके ऊपर वो अगर डिज़ेबल्ड हो गया, कोई भी कास्ट का हो, उसको और एजुकेशन में डाला ही नहीं जाएगा। सो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स, कुप्रथाएं जो चली आ रही हैं, जो गर्ल्स विद डिसेबिलिटी कॉमनली उनको बीमार बोला जाता है, अपशगुन बोला जाता है, सिक बोलते हैं, हेल्पलेस बोलते हैं, दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर्स, दे आर टोटली, उनके बॉडी को बोला जाता है कि तुम इनकम्प्लीट बॉडी से हो, यू आर इनकम्प्लीट पर्सन, यू हैव नथिंग, एसेक्सुअल मान दिया जाता है, ठीक है। अब्यूज करते हैं फिर भी बोलते हैं ये सेक्सुअल है, ठीक है, क्योंकि तुमसे कोई शादी नहीं कर सकता, तुम घर के काम नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसलिए मतलब दुगना उनको डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो ये एक इशू गया, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलिए। डिस्क्रिमिनेशन पहले भी पढ़े हो, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था। सो रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन चैलेंजिंग एनवायरमेंट बोल सकते हो, इन जेंडर इनइक्वालिटीज और इम्प्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक, क्या कर सकते हैं जो इन सारे भेदभाव को हम दूर कर सके। पहला पॉइंट, एंश्योर जेंडर इक्वालिटी इन सिलेबस, ट्राई करो सिलेबस में जेंडर इक्वालिटी लाने को। अच्छा, पता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, हम लोग अभी तक टीचर्स नहीं बने प्रॉपरली, वी आर नॉट द मेंबर ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स और एनीथिंग, ऐसा आप लोग सोच रहे होगे। बट जब भी आप घर पे भी ट्यूशन्स पढ़ाते हो, कहीं पे भी करते हो, तो अपने बात में पक्का रहना, उसी पॉइंट पे काम करना। जेंडर इक्वालिटी धीरे धीरे आप चाहो तो 1% भी ला सकते हैं, ये पॉइंट है। सेकेंड, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, हम लोग ऐसे एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे जिससे जेंडर इक्वालिटी बढ़े, ना कि इनइक्वालिटी, भेदभाव ना बढ़ा के हम समानता बढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल जेंडर्स, सारे जेंडर्स को इक्वल ट्रीट करना, इक्वल इम्पोर्टेंस देना, ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, होम असाइनमेंट विद द इक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन, जब भी होम असाइनमेंट दे रहे हो सिर्फ गर्ल्स को नहीं करना है, बॉयज़ को भी करना है, तो दोनों ग्रुप्स को करना है। जितने लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, अगर आप एक क्लास को असाइनमेंट देते हो, जितने बॉयज़ गर्ल्स हैं सबको वो करना है। ये एक छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है जिससे हम इक्वालिटी ला सकते हैं। अभी क्या होता है ना, और एक इशू बोलते हो, मिडिल क्लास बाइस, तो ये ना आपके जो भी बैरियर्स में भी आप लिख सकते हो, सोशियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ये आंसर उसमें भी आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे आ जाएगा। So our thinking on curriculum needs to begin by acknowledging the ground reality. तो हम लोग अगर चेंजेस कुछ करना ही चाहते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटी के साथ चलना चाहिए, जो जड़ से बोलते हैं ना, जड़ से कोई चीज़ों को देखना, परखना और उसी से काम करना, तो वहाँ से चलेंगे। That is, large number of children from the lower class and caste groups are accessing the formal education system. आजकल का जो स्कूलिंग है, फॉर्मल एजुकेशन है, उसको एक्सेस कौन कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोअर क्लास वाले और आपके कास्ट ग्रुप के जो भी लोग हैं। इवन सिंस कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1966 emphasized the process of nation building and modernization
assumptions of the male child as a prime mover of national development to dominate the thinking of the school curriculum. इतना जो हाई फाई लिख दिया गया, कुछ हाई फाई नहीं है. हम चाहते हैं कि जड़ से इसको हम चेक करें. तो क्या सोचा गया था? पहले का सोच ये था कि अगर हम बॉयज़ को पढ़ाते हैं तो वो मॉडर्नाइजेशन लेके आएगा, वो शहरीकरण कर देगा, वो इनकम में ज़्यादा लेके आएगा और हम नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, राष्ट्रीय विकास में हेल्प करेगा. और इसलिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इनको फोकस किया गया. इसलिए मिडिल क्लास जो होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग वाले हो देखना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बेटे को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं. तो ये प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास में ज़्यादा है. ठीक है. तो करिकुलम डॉक्यूमेंट have therefore addressed the upper caste urban middle class child. अपर कास्ट अर्बन मिडिल क्लास चाइल्ड. अच्छे से लाइन को याद रखो. अपर कास्ट मतलब आप अपर के भी 3 पॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे भी मिडिल होते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करना है आपको काम करना, जहाँ पे however there is no match between the condition of ideal childhood, responsibilities or struggles of large majority of children found in the government schools or in rural areas. अगर आप चाहते हो कि इन बच्चों को बढ़ावा दो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इनका चाइल्डहुड कैसा रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे हैं और स्ट्रगल क्या है. अगर उसको चेक करके इक्वल कर सकते हो बाय गिविंग द स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप्स रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी, तब जाके थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है. ठीक है. और एक पता है, आज के टाइम पे हिडन करिकुलम पे काम किया जाता है. हिडन करिकुलम क्या है जानते हो? जो छुपा हुआ करिकुलम है, जो ऊपर से नहीं दिखेगा, ना ही सिलेबस में दिखेगा, ना ही टेक्स्ट बुक में दिखेगा, बट वो चल रहा है. जैसे हो गए टास्क असाइनमेंट, एग्जामिनेशन प्रोसेस, और कोई रिचुअल्स मनाना, कोई प्रैक्टिस है स्कूल्स में, जैसे काम करना, गार्डनिंग हो गया या एनी टाइप ऑफ प्लेइंग हो गया, एक्टिविटी ड्रामा हो गया. ये सब जो पॉइंट है, इसमें जो भी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, जो भी इश्यूज़ हैं, हम लोग उसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो हिडन करिकुलम के थ्रू कुछ परसेंटेज में हमारा क्या कम हो सकता है? ये जेंडर इनइक्वालिटी और लिंग के ऊपर जो भेदभाव है उसको हम दूरीकरण कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ तक एक्चुअली आंसर बनता है. उसके बाद दिखाया गया है कि क्या क्या और फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी हो रहा है. क्या इश्यूज़ हैं? ये देखो इश्यूज़. पहला इशू आता है, जैसे मैं बोलूँ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, रेस्ट्रिक्ट करना. तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तुम गर्ल्स हो, ये हो, वो, ये सारे इश्यूज़. पब्लिक प्लेसेस में कुछ लोगों को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं यूज़ करना. रेस्ट्रिक्शन टू मोर फ्री, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें तुमको नहीं मिलेगा, तुमको बस घर का काम करना है, तुमको बाहर नहीं जाना. ये सारे जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, ये भेदभाव है. फिर होता है काम के क्षेत्र में, मतलब आप काम करने गए, डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, वुमेन है, अनइक्वल वेजेस मिलते हैं. वेजेस जानते हैं? पैसे, जो मजूरी बोलते हैं ना, वो. जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमें अनइक्वली पैसे दिए जाएंगे, अनइक्वली दिए जाएंगे. अगर अनइक्वली मिले, हैरेसमेंट मिला, हायर वर्किंग आवर्स मिला, मतलब तुम जानबूझ के बोलेंगे ज़्यादा काम करो, आज तुमको नाइट में भी काम करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा आवर भी काम करना है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? एट वर्क भेदभाव है. पॉलिटिक्स बायसेस क्या है? अनइक्वल पॉलिटिकल राइट फॉर द मेल एंड फीमेल. अनइक्वल, नॉट इक्वल बोला गया. लैक ऑफ एजुकेशन तो अभी समझ गए हो, ऊपर मैंने पूरा समझाया. कल्चरल बायस क्या है? जैसे आफ्टर मैरिज हस्बैंड डोमिनेट्स द फैमिली while females never or rarely considered for the decision making. ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस कौन दिखाता है? हस्बैंड दिखाएंगे या फिर फादर इन लॉ दिखाएंगे. क्यों? घर के वो मुखिया हैं और पेट्रियार्की के पोजीशन में है, और बहुत ही रेयर कंडीशन में मौका मिलता है कि फीमेल्स अपना डिसीज़न ले सके. सो ये होता है इन लॉज के फैमिली में. और ये चीज़ पहले भी बताया है, आपको लिखवाया है वुमेन एजुकेशन में.
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है बहुत जगह पे इंडिया में। एवरी 42 मिनट्स में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है, एवरी 43 मिनट्स में किडनैपिंग, 93 मिनट्स में एक जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, 26 मिनट्स में वुमेन को मोलेस्ट किया जाता है, 34 मिनट्स में रेप केस भी हो जाता है। ये रेंज अगर आगे पीछे हो जाए टाइम का ना तो भी चलेगा, बट लिख के आना, मार्क्स मिलते हैं, लिख के आना, ठीक है। और एक इशू बोलती हूँ, पुअर हेल्थ केयर, वुमेन नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग इलनेस, बीमार जब है, हेल्थ सर्विसेज एट लास्ट। देखना, घर पे अगर कोई बीमार पड़ा है, सबसे लास्ट में उनका ट्रीटमेंट फीमेल्स का किया जाता है। उनको एग्जामिन अगर मेल डॉक्टर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज खड़े कर दिए जाते हैं, क्यों चेक किया, क्या चेक किया, क्यों होगा ऐसा। तो ये सब भी एक बायसनेस हुआ, तो था थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्म्स बता दिया गया। और इंडिया में ये लास्ट और 2 मिनट तो हो जाएगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP of Human Development Report 2013, the Gender Inequality Index, वो था जेंडर पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स, पैरिटी इंडेक्स ऐसा था। ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज का हम पोजीशन देखेंगे। श्रीलंका है 75 पोजीशन में, नेपाल है 102nd पोजीशन में, बांग्लादेश है 111 पोजीशन में, पाकिस्तान है 123rd पोजीशन में, इंडिया है 132nd पोजीशन में। इंडिया का पोजीशन देखो, सबसे खराब पोजीशन इन पांचों के अंदर। ऑन डिफरेंट fields we can easily see that gender equality in India, हम देख लेते हैं ना, कुछ जगह पे इक्वालिटी है तो कुछ जगह पे नहीं है, बट इज नॉट एट गुड पोजीशन। इक्वालिटी अच्छे पोजीशन में नहीं है, इनइक्वालिटी ही चल रहा है। लॉट ऑफ ऐसे इश्यूज आए हैं, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन द रेस्पेक्टिव फील्ड, उस जगह पे करना है काम हमें। जैसे कंट्रीज लेबर फोर्स, ठीक है, मैन 80.7% है, वुमेन है 29%। मतलब हम लोग काम करने के लिए नहीं छोड़ते हैं बाहर, बट घर पे तो काम करिए ना, बिना वेजेस के, बिना पैसों के घर पे वो काम करिए। अगर वो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो एक मिल क्यों नहीं, मिल भी ले, मिल के दोनों काम करे, मिल के बाहर जाए, मिल के इनकम करे, ना वो बोल सके ना ये बोल सके। एलिमनी में कोई इशू नहीं, ना ही डाइवोर्स होने के केसेस। तो ये इश्यूज अगर रिजॉल्व करना है तो इस पर काम करना पड़ेगा। यूएसए में देखो ये रेंज, मेन 70.1% है तो वुमेन 57.5%। इंडिया एंड यूएसए का कंपैरिजन देख लीजिए, डेंजर वाला कंपैरिजन है। इन पार्लियामेंट लॉ मेकिंग में देखना, ठीक है, इन पार्लियामेंट इंडिया में 10.9% लॉ मेकर्स आर वुमेन, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा है, डबल है, 21.1% लॉ मेकर्स आर वुमेन। पाकिस्तान जहाँ पे हमेशा रोक टोक होता है वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है, बट यहाँ पे आपको इश्यूज हैं, इंडिया में है अब तक। रियल सिनारियो देखो, लास्ट पॉइंट है, क्या सिनारियो है, जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्सिफाइड, मतलब बहुत वेराइटीज़ का है। फील्ड लाइक कहाँ पे ज़्यादा इश्यूज है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में मेन प्रीफर्ड ओवर वुमेन, कहीं पे भी देख लो ज़्यादातर बोला जाता है तुमसे क्या होगा, एक मेल को भेज दो, ये वुमेन क्या कर लेगी, ऐसा ही इश्यूज आते हैं, हर जगह आते हैं। ड्यू टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियन प्रैक्टिसेस, कभी कभी क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और अर्थनीतिक जो रिलीजियस कंडीशंस है उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। दिस द लास्ट, ये आपके जेंडर इनइक्वालिटी पॉइंट है, इतना है, ठीक है। आप चाहो तो बार बार बोल रही हूँ, लास्ट फिर से रिपीट कर रही हूँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर बायस्डनेस, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये 5 वर्ड्स वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो, कोई भी इन पांचों में से कोई भी वर्ड से क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको स्कूल करिकुलम, लॉ मेकिंग, एजुकेशन सिस्टम, पोजीशन सब दिया गया है, लिखो। प्लस और एक चीज़ बोल दूँ, जब लिख रहे हो तो प्रॉपर थोड़ा लिख लेना, अरेंज कर लेना। आपके कॉपी में ये 8-9 पेज अभी होगा, उतने में से एग्ज़ाम में 7 पेज आराम से आ जाएंगे आपके पास।
कुछ चीज़ें कट जाती हैं, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, इतना याद करना, ठीक है? क्या हम Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.